यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो अपने क्राइम, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए हमेशा न्यूज में रहते हैं। इन दो राज्यों में 37 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आज जहां उत्तर प्रदेश काफी आगे निकल चुका है, बिहार बहुत पीछे पिछड़ चुका है। लेकिन क्यों? आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया की जीडीपी में आज यूपी 9.2% का शेयर होल्ड करता है। यूपी की जीडीपी 24 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2017-18 में ये जीडीपी का नंबर सिर्फ 14 लाख करोड़ रुपए था। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का नंबर 1 स्टेट बन जाएगा। वहीं बिहार 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। बिहार का 8.5 लाख करोड़ का फिगर उत्तर प्रदेश के 24 लाख करोड़ की फिगर के आगे काफी बौना दिखाई देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी जहां 24 करोड़ है, वहीं बिहार की आबादी 13 करोड़ है। ऐसे में पर कैपिटा इनकम को देखना ज्यादा जरूरी होता है। 2023 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 83,000 रुपीज थी, यानी ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति ने एक साल में 83,000 रुपीज कमाए हैं। बिहार में यही आंकड़ा 54,000 रुपए था, यानी एक साल में ऑन एन एवरेज बिहारियों ने 54,000 रुपीज कमाए हैं। अगर गरीबी दर की बात की जाए तो बिहार में हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है। उत्तर प्रदेश में हर 5 में से 1 व्यक्ति गरीब है। लेकिन यूपी ने 3 करोड़ 43 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यूपी में जहां 26% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, बिहार में ये आंकड़ा 36% है। किसी भी राज्य में शहरीकरण होने से वहां के आर्थिक दरों में बहुत सुधार आता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में शहरों में रहने वाली आबादी 1 करोड़ 18 लाख थी। यूपी में लगभग 23% आबादी शहरों में रह रही है। यूपी में जहां 67% लोग शिक्षित हैं, बिहार में ये आंकड़ा लगभग 62% पे है। जहां बिहार अपने गिरते हुए पुलों और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं यूपी अपने विकास और माफिया राज को खत्म करने के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसा क्यों है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है जबकि यूपी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है दोनों स्टेट्स की लीडरशिप में। नीतीश कुमार लगभग 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से लोगों में ये इंटरेस्ट खत्म हो गया है कि वो इस लीडरशिप को चेंज करके विकास के नाम पे वोट करें। जब उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री तो सेम ही रहना है, तो ऐसे में पब्लिक का एक्साइटमेंट एक नई लीडरशिप के प्रति कम हो जाता है और विकास की जगह कास्ट पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। बिहार में लगभग 76% पॉपुलेशन ऐसी है जो बाढ़ की चपेट में रहती है। नेपाल से आने वाली नदियां नारायणी, बागमती और कोशी हर साल बिहार के लिए बाढ़ लाती हैं। बिहार में नदियों के चलते यहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल है और 84% आबादी अभी भी कृषि पे निर्भर है। लेकिन बाढ़ के चलते जब फसल नष्ट होती है तो इस 84% जनसंख्या की लाइवलीहुड पे असर पड़ता है। साथ ही बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होता है और 38 में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो हर साल फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद भी ये सभी राज्य फिर से जीरो से शुरुआत करते हैं इन बाढ़ की वजह से। बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ में 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक शहर पटना का है। यूपी में नोएडा के अलावा आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद ऐसे शहर हैं जो बहुत तेजी से विकास दर में उत्तर प्रदेश की हेल्प कर रहे हैं। आजादी से पहले अंग्रेजों ने बिहार में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगाई थी और पूरे दुनिया में बिहार की इंडस्ट्रीज से बने हुए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। झारखंड वाले एरिया में मिनरल्स होने की वजह से इंडस्ट्रीज को रेडीमेड रॉ मटेरियल मिल जाता था। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होती थी और आजादी के बाद नेहरू सरकार फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाती है। ऐसे में रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन पे सरकार सब्सिडी देने लगी। तो अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में जाके इंडस्ट्री क्यों बनाएगा? वो ऐसी जगह इंडस्ट्री बनाएगा जहां से तुरंत रेडीमेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके। और यहां से गुजरात और महाराष्ट्र के विकास की कहानी शुरू होती है, क्योंकि बिहार से रॉ मटेरियल लाने के लिए तो कोई खर्चा था ही नहीं। जो खर्चा था भी उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही थी। देखते ही देखते बिहार में इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी और लोग इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। और जिन इंडस्ट्रीज ने आने की कोशिश भी करी तो किसानों से जमीन लेना नाको चने चबाने जैसा हो गया। यूपी में 1960 से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर कुछ मेजर इंडस्ट्रियल हब्स के रूप में इमर्ज होते हैं, जहां एक समय पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते थे बिहार में पढ़ाई करने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन थी। लेकिन आज बिहार में
एजुकेशन पे ध्यान देना लोगों ने बंद कर दिया है। कुछ 2-4 इंस्टीट्यूट्स नामी गिरामी पटना और आसपास में हैं, बाकी पूरे प्रदेश में कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सुनाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, लगभग सभी बड़े जिलों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आईआईटी कानपुर को लिया जाए, आईएम लखनऊ को, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और नोएडा गाजियाबाद वाले एरिया में तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लेके मेडिकल कॉलेजेस भी खुलने शुरू हो गए। इन इंस्टीट्यूट्स में ना सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कोई बिजनेसमैन आके बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो इंडस्ट्रीज एक समय से बिहार में ऑपरेट भी कर रही थी, वहां पे माफिया आके हर हफ्ते की वसूली करते थे, तो जो इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल भी थी उन्होंने भी बिहार को छोड़ना शुरू कर दिया। जबकि यूपी में अपराधियों की संपत्ति पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में आके इंडस्ट्रीज लगाने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पूरे देश की 1/4 आबादी यूपी और बिहार में, तो अगर पूरे देश को डेवलप करना है तो इन दोनों स्टेट्स को भी डेवलप करना ही होगा। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने की वजह से युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद कुछ लड़की वाले ऐसे भी हैं जो इन लड़कों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद जबरन अपनी बेटी का विवाह इन सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों से करवा देते हैं। इस समस्या को पकड़वा विवाह कहते हैं। पकड़वा विवाह पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।